सो वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टडी इजी है 2.0। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए एक फ्रेश लेक्चर आईसीएसई क्लास 10th के लिए, फिजिक्स के लिए वन शॉट सीरीज। आपका चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 फोर्स हमने करवा दिया है बड़ी अच्छी तरह से, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आया है। चलो भैया, वर्क पावर एनर्जी स्टडी इजी है 2.0 में चैप्टर नंबर 2 आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ करवाया जाएगा इसमें, आपको डिटेल में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, डिटेल में आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी और मजे से बस आपके नंबर दिलाए जाएंगे। टारगेट आपको पता ही हमारा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 90+ आपका टारगेट है। चलो यार, तो स्टडी इजी है 2.0 में आपको पता है कुछ अलग होगा, कुछ बेहतर होगा, इम्प्रूव्ड होगा। चलो देखो जल्दी से, सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी में वर्क ही पढ़ लेते हैं। क्या होता है वर्क? तो वर्क क्या होता है? F(s) cos थीटा। ये क्या बोल दिया? वर्क क्या होता है? एक बॉडी पर, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड था। इस पर मान लीजिए किसी ने कोई ऊपर से ऐसा कोई फोर्स लगाया, ऐसा कुछ फोर्स लगाया, यह है फोर्स। किसी एंगल थीटा पर यह फोर्स लगाया, मतलब सीधा फोर्स नहीं, किसी एंगल थीटा पर यह फोर्स लगाया, तो ये बॉडी कुछ आगे को बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। मान लीजिए इतनी बॉडी आगे को बढ़ गई और यहां पहुंच गई, तो ऐसा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये है फोर्स, और थीटा मतलब एंगल, किस एंगल पर फोर्स लगाई गई है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, मतलब थीटा मतलब एंगल। ये क्या है? वर्क डन। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग करेंगे, ये तो समझ में आता है, फोर्स भी लगा दी, डिस्प्लेसमेंट लिया, कॉस थीटा क्यों लगा दिया? इसको यार समझाते नहीं है लोग, ये समझिए ध्यान से। कॉस थीटा किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो ये क्या बोलती है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने ये फोर्स नहीं लेना, हमने वो फोर्स लेना है जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उसके लिए कॉस थीटा लगाया जाता है। बाकी 11वीं क्लास में आइए, हम लोग पढ़ाएंगे आपको सारा का सारा वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये सारे कैसे इनको तोड़ते हैं, कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं, सब कुछ नहीं करेंगे। आपके लिए आप याद रख लीजिए, बढ़िया रहेगा। एक और फॉर्मूला वर्क का जो मैंने अभी बताया है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको कर लो याद। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया आपका, मान लीजिए, वैसे ऐसा आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आ गया कि एक इस बॉडी पर एक ऐसा लग रहा है फोर्स, एक यहां पर ऐसा लग रहा है फोर्स, और यहां पर ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। तो ये फोर्स की वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन दे रखा है, इसकी चलो ये आपको बताते हैं। चलो ये दे रखा है 5 न्यूटन, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर्स। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स कौन सी लेनी है? जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, मतलब 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 10 है, मतलब 50 न्यूटन मीटर। आपका आंसर आ गया। बाकी यूनिट्स वगैरह मैं बताता हूं अभी आपको। तो वर्क डन का पहले तो दिल से फॉर्मूला याद रख लीजिए, एफ एस कॉस थीटा। क्या? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या है? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या है? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। आगे यूनिट्स ऑफ वर्क डन, यूनिट्स ऑफ वर्क डन देखिए ध्यान से। वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की तो कोई यूनिट्स नहीं होती, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, सिंपल एक नंबर होता है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है हमारी मीटर। तो टोटल हमारी वर्क डन की यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। ये है ऐसे यूनिट ऑफ वर्क डन। और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल्स भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल्स भी बोलते हैं, और उसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये बात कर दी हमने सारी की सारी यूनिट्स ऑफ वर्क डन की। आज के बाद अगर कोई पूछे यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है, न्यूटन मीटर है। ऐसे यूनिट जूल्स भी कहते हैं, न्यूटन मीटर का ही अलग नाम रख दिया जूल्स। सीजीएस यूनिट की भी बात कर सकते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस यूनिट असल में बात क्या है, एनर्जी की भी यही कुछ यूनिट बन जाती है। एनर्जी की भी एयर दी फाइनल यूनिट यही बन जाती है, वो भी आपको समझाऊंगा किस वजह से बनती है। सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो फोर्स को सीजीएस में क्या लिखा जाता है? डाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबको पता है डाइन्स में। तो डाइन फोर्स के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंटीमीटर्स, तो डाइन सेंटीमीटर्स होता है। डाइन सेंटीमीटर है इसकी सीजीएस यूनिट। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आपको यह भी पता होगा कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है।
और 1 मीटर जो है 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये सबको पता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर हो गया, 10⁵ + 2 7 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। इसको करो नोट, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ 9 सेंटीमीटर। और जैसे मैंने बताया न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, 1 जूल इज इक्वल 10⁷ और ऐसे ही डाइन सेंटीमीटर का एक और नाम है अर्ग, डाइन सेंटीमीटर का एक और नाम है अर्ग, इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ERGS अर्ग्स। तो इसको करना है याद, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स, ब्लैंक्स में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वर्कडन में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यार, वर्कडन में क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्कडन 0 कब होता है, व्हेन इज वर्कडन 0, कि वर्कडन की 0 की कंडीशन बताइए, व्हेन इज वर्कडन 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यार। मतलब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, देखो ध्यान से, वर्कडन 0, व्हेन इज वर्कडन 0, व्हेन इज वर्क डन 0, तो वर्कडन 0 कब होता है, ध्यान से देखिए। हमको पता है वर्कडन का फॉर्मूला FS cos थीटा। अब वर्कडन 0 करने के लिए या तो फोर्स 0 हो जाए, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। अब भैया ये तो कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि अगर फोर्स ही नहीं है तो वर्कडन नहीं होगा, ऐसा ऑब्वियस क्वेश्चन तो पूछने वाले हैं नहीं। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि ये मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, और ये ऐसा 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 चक्कर घूम रहा है, चक्कर चक्कर अरे क्या ऐसा चक्कर बना दिया ये, चलो एज्यूम कर लो कि ऐसा चक्कर काट रहा है, ये ऐसा चक्कर काट रहा है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। तो मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया है फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कि सन अर्थ को एक फोर्स से खींच रहा होगा F सेंट्रीपिटल, पिछले ही चैप्टर में बताया। और अर्थ तो ऐसा ऐसा जा रहा है हर पॉइंट पर टेंजेंशियली, जैसे यहां पर अगर अर्थ होगा तो फोर्स ऐसा लगेगा, ये ऐसा जा रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या हर जगह पर ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, बीच में एंगल कितना है जल्दी से बताइए, क्या 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब cos 90 डिग्री बन रहा है ना भैया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है इस केस में, मतलब cos थीटा cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में, जब भी अर्थ सर्कुलर मोशन में घूम रही है सन के, तो वर्क डन बाय द अर्थ इज 0। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द सन, सॉरी, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ये याद रखना है भैया, जब अर्थ चक्कर काट रही है सन का तो वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अर्थ हमेशा टेंजेंशियली जाती है, मतलब 90 डिग्री पर जाती है फोर्स के, क्योंकि 90 डिग्री पर जाती है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। बड़ा आसान है। और ये तो आपको मैंने बताई दिया, ये थीटा है क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पता ही है, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। ऐसा ही कोई पूछे कि कोई कुली अपने सिर पर लोड लेकर चल रहा है आगे आगे को, जो भार वगैरह उठाते हैं ना, आपने भी देख रखा होगा यार, आपके भी गलियों में आते होंगे कुछ बेचने के लिए, सिर पर रखकर चलते हैं ना, कूलीज होते हैं जो सामान उठाते हैं सिर पर, ऐसा ऊपर रखकर चलते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो उनके द्वारा वर्कडन 0 होता है फिजिक्स में। क्या आप बोलोगे इतना तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिजिक्स में उनके लिए वर्कडन 0 है। क्यों है, कैसे है, बताता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। मतलब यार काफी डिटेल में मैं जा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल 0/0 होगी। वर्कडन को इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, देखो ये कोई कुली है, हमारी डायग्राम थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है, समझ लीजिए ये कुली है, ये कुली है, ये अपना, अच्छा सॉरी ये कुली है ना, ऐसा बनाओ इसको तो यार, था 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 था, और ये भार लेकर उठा रहा है, अपने ऊपर भार है, ये है लोड। अब मेरी जल्दी से बात बताइए कि लोड तो नीचे फोर्स लगा रहा है, ये देखो ये लोड का फोर्स नीचे लग रहा है, या फिर इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि कूली तो ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसी भी तरह देख लो यार, कि लोड तो नीचे फोर्स लगा रहा है, लोड फोर्स लगा रहा है नीचे, कूली जा रहा है आगे, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, तो मतलब वर्क डन बाय लोड क्या है, 0 है। अगर कूली के जैसे देखना है कि कूली भैया इसको उठाने के लिए ऊपर को फोर्स लगा रहा है, लेकिन जा आगे ही रहा है, फिर एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि भैया थीटा 90 डिग्री है, cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी तरह से देख सकते हैं,
कूली वाला क्वेश्चन बन जाता है, और तो कोई इसमें से खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बता दूं मैं आपको। अब देखो ध्यान से, एनर्जी की बात करते हैं या पावर की बात कर लेते हैं पहले। पावर, कौन सी पावर? पावर की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि हम जितना वर्क डन 1 सेकंड में करते हैं उसको बोलते हैं पावर। वर्क डन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू पावर, या रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। इसको देसी भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं जैसा मैंने समझाया कि 1 सेकंड में हम जितना वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पावर को। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। चलो इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी यूनिट्स की बात करते हैं। वर्क डन की यूनिट होती है, जल्दी से बता दीजिए मेरे को, क्या होती है? जूल होती है, अपॉन टाइम की सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। आपने देखा होगा ICSE में जूल पर सेकंड को इस तरह से लिखा जाता है, सही है ये भी, क्योंकि देखिए ना J/S है, S ऊपर जाकर S इनवर्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा पावर इसकी, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसकी ये ऐसे यूनिट हो गई। अब भैया जब वर्क डन को न्यूटन मीटर को जूल बोला, तुमने माना, हमने डाइन सेंटीमीटर को भी अर्ग माना, तुमने माना। अब भैया जूल पर सेकंड को कैसे जूल पर सेकंड बोल देंगे? इसको हम लोग बोलते हैं वाट, इसको हम बोलते हैं वाट, WATT। क्या बोलते हैं इसको? वाट, WATT। कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वाट को ऐसा लिखा जाता है इसको, वाट। वोल्ट नहीं है, वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा कि वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये वाट है W से, वाट, WATT, वाट। तो ऐसा यूनिट इसकी वाट हो गई। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आ सकता है 1 किलोवाट, मतलब ये याद रख लो, 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट कितना होता है? 10³ वाट्स होता है ना। हाँ, एक और चीज याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर, ये कई बार पूछ लेती है क्या होता है। पहली बात तो किलोवाट आवर है, ये किलोवाट नहीं है, तो ये पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। अरे कोई इंसान किलोवाट पढ़ता है तो उसको लगता है पावर की है, लेकिन हमने वाला है किलोवाट आवर पावर की नहीं, एनर्जी की यूनिट है। इसको बोलना करना है याद, इसको करना है याद, क्योंकि ये एनर्जी की, क्योंकि ये एनर्जी की है यूनिट। तो चलो एनर्जी में पढ़ाएंगे ना, एनर्जी में, चलो यार, हाँ एनर्जी में समझा दूंगा, या अभी समझा दूं? एनर्जी में समझा दूंगा। चलो किलोवाट आवर को एनर्जी में समझाते हैं। चलो अब अगला टॉपिक वैसे भी हमारा एनर्जी ही आने वाला था, लेकिन पावर में एक और चीज समझाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। देखो पावर का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे भैया कॉस थीटा कहां गया? अरे मान लो यह तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना यार। अब ध्यान से देखो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? अरे दिमाग में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यही बात याद रखनी है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसको करना है याद, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसके बाद में करेंगे न्यूमेरिकल। दो बार 3 बार क्यों बोल रहे हो, समझ आएगा। अब अगला टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और समाप्त हो जाएगा आपका लेक्चर, मतलब थ्योरी लेक्चर। फिर क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, एनर्जी देखूंगा कितना लेक्चर बन गया। चलो एनर्जी छोड़ो, एनर्जी में क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको हमने डिटेल में पूरा ऐसा पढ़ना है, और मतलब डिटेल में। चलो एनर्जी को पहले पढ़ते हैं। हमने कौन कौन सी एनर्जी पढ़नी है? मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। क्या क्या हमने पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी मतलब दो एनर्जीज होती है इसमें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी कब लगती है? जब कोई बॉडी मोशन में हो। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई बॉडी रेस्ट में हो। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीधा याद रखना यार, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर एम क्या है? मास है, मतलब वेट जो बोलते हैं आप, मास वेट अलग होता है लेकिन चलो, वेलोसिटी है वी। 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम मतलब मास, एच मतलब हाइट और जी मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना भैया? तो ये दो फॉर्मूले को करो याद, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ। चलो एक मिनट, इसकी भी यूनिट देख लो, ये तो भूल गए यूनिट्स। सीधी सी बात, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, ऐसा यूनिट होती है जूल। ठीक है भैया, ऐसा यूनिट होती है जूल, और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स। मैंने बताया था बर्कडन जैसा ही है। हाँ चलो, यूनिट की बात अब करने ही लगे हैं तो आपको अभी बता ही देते हैं किलोवाट आवर का भी कहानी, सारी जो मैंने कहा था बाद में पढ़ाता हूँ। किलोवाट आवर की कहानी सुन लीजिए, किलोवाट आवर की कहानी। 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट का तो मतलब पता है आपको 10⁻³ वाट्स, और आवर का मतलब आपको पता है 60 मिनट्स। अरे एक वाट मतलब क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब 10 वर्क डन अपॉन टाइम मतलब जूल्स पर सेकंड था। अब 60 मिनट्स को भी सेकंड में कर लो तो 60 सेकंड्स हो जाएगा। अब सेकंड से सेकंड को मारो तो क्या बन गया ये? 10⁻³ इंटू 3600 जूल्स, मतलब 3600 और 000, या ऐसा लिख दो इसको 3.6 इंटू 10⁻, या ऐसा लिख दो इसको, पहले मैं 2 स्टेप्स में करता हूं, 36 इंटू 10⁵ जूल्स, और इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अब ये कैसे लिखा ये तो पता होना चाहिए ना यार। 36 इंटू 10⁵ तो पहले ही था, इसको मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 10 कर दिया, ये बन गया 10⁶, और ये बन गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। और जूल्स होती है एनर्जी की डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2015 में आईसीएसई में, 2015 आईसीएसई में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये आईसीएसई 2015 में आ चुका है 1 नंबर में। ये मुझको याद था यार कि 15 में आ चुका है। तो चलो पावर की भी हमने पढ़ लिया, क्या होता है पावर, क्या नहीं होता पावर। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ने वाले हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन तो बच्चा यहीं से बनेगा, क्वेश्चन तो भाई मेरे यहीं से बनेगा। पढ़ना तूने वर्क डन भी है, एनर्जी भी है, पावर भी है, लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। क्या होती है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की? वर्क डन, सॉरी कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। लेकिन हम चलो इसको समझाते हैं हम। जैसे कि बल्ब देखते हैं आप, बल्ब क्या होता है? उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? लाइट एनर्जी में। हाँ बिल्कुल हो जाती है सर।
तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट कैन बी कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या क्या? फिर से एक बार फिर से मजा आ जाएगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता, एनर्जी कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको ना ही तोड़ा जा सकता, बट कैन बी कन्वर्टेड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे इलेक्ट्रिकल को लाइट में कर दिया। और भी है, जैसे ये मैंने माइक्रोफोन डाल रखा है, ये देखो माइक्रोफोन डाल रखा है। क्या होता है माइक्रोफोन में? साउंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अरे इतना कुछ चलाते हो तुम लोग यार, इतना कुछ। फैन में देखो, फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होते थे? मैकेनिकल एनर्जी में घूम रहा है ना। तो ऐसी बहुत प्रकार की चीजें होती है। कैंडल में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। अलग अलग चीजें हैं, घिरे पड़े हो आप इन चीजों से यार। और चीजें अगर देखें, हाँ, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, डीसी मोटर, एसी जनरेटर। डीसी मोटर, एसी जनरेटर। डीसी मोटर, एसी जनरेटर। डीसी मोटर में क्या होता है? जल्दी मेरी बात सुनिए। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में। और एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब हमारे सिलेबस में यार क्या है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही ज्यादा उपयोग होना है, तो उसमें मैं मैकेनिकल लिख देता हूं। ये हमारे सिलेबस में इस्तेमाल होना है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज होना है। मतलब एम जी एच इनिशियल हाइट प्लस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच फाइनल प्लस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो बस यही एक फॉर्मूला हमको याद करना है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरी में इतना ही बढ़ाना चाहूंगा आज के लिए मैं। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। थ्योरी पार्ट आपका याद रखिएगा कहां तक खत्म हो गया है? 23 मिनट तक खत्म हो गया है। मैं नीचे डाल भी दूंगा कि थ्योरी यहां तक ही है, स्टार्टिंग में ही डाल दिया जाएगा कि थ्योरी यहां तक है, फिर उसके बाद कराए जाएंगे आपको क्वेश्चंस। क्या करवाए जाएंगे? क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। चलो बस थ्योरी इतना ही था, क्वेश्चंस करवाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। चलो एक चीज और करवा देता हूं, भूल गए थे यार, एक चीज और करवाने दो, अभी एक चीज और करवाने दो। एक डेरिवेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है बोर्ड्स में, इस बार भी शायद पूछी जाए। क्या है वो डेरिवेशन? देखिए ध्यान से। वो डेरिवेशन है कि यहां पर एक बॉल है ए, मान लीजिए पहले पोजीशन ए पर है, फिर पोजीशन बी पर है, फिर पोजीशन सी पर, मतलब ग्राउंड पर आ गया। इसको बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ बॉल। फ्री फॉल ऑफ बॉल दिख रहा होगा बढ़िया से, हाँ। तो इसमें हमने प्रूव करना है, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है यार। देखो पहली बात ए पर देखते हैं। ये बॉल का मास मान लो m है, ये हाइट मान लो h1 है। चलो ये ऐसा मान लो, ये हाइट है a, ये हाइट b, ये हाइट है a, ये हाइट है b, ऐसा मान लो। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखिए ध्यान से कि a पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सबको पता है m g। हाइट कितनी है टोटल ग्राउंड से a प्लस b, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे स्टार्टिंग पर अभी मैंने पकड़ रखा है, इसको छोड़ा नहीं है, तो मतलब स्टार्टिंग पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हाफ m 0 का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी है इसकी 0।
मतलब टोटल एनर्जी इसकी ए पर कितनी आ जाएगी, इसको ऐसा लिखते हैं चलो, काइनेटिक एनर्जी होगी 0, तो मतलब टोटल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ, मतलब 0 प्लस एम जी ए प्लस बी हो जाएगी इसकी टोटल एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब बी पर देखेंगे, अब बी पर कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी, इसके पास आ गई होगी डेफिनेटली, गिर रहा है तो, और हाइट भी इसकी क्या है, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी, हाइट कितनी है, बी है ना, बी है, बहुत बढ़िया। और अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कुछ घपला करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी कैसे निकालें, अब वेलोसिटी कैसे निकालें, देखो पहले यहां पर था, अब यहां पर आ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर कर यहां पर आया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम सबको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, सॉरी ये नहीं लगेगा, एस इज इक्वल टू, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, सबको पता है ये होता है। अब यहां पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, जी की वजह से, जी लिख दो यहां पर। अब v क्या है निकालना है, u था 0, 2 g की वैल्यू है g, चलो g लिख दो अभी, और s कितना है, a है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ga, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m रूट 2ga का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, हाफ m 2ga, 2 से 2 कैंसल, कितना आ गया mga। तो मतलब यहां पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mga प्लस mgb, कितनी बन गई, mg कॉमन निकालो, a प्लस b। अरे भैया ये कुछ दिख रहा है ना, सेम सेम आ रहा है, यही तो प्रूफ करना है। अब सी पर देखो, सी पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि h की वैल्यू 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फिर से निकालो काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब ऐसे कितना हो जाएगा देखो, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यू तो 0 है, 2g, और s कितना है अब a प्लस बी, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट कवर कर कर आ गया ना यहाँ तक, हाँ a प्लस बी। तो मतलब अब वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर कितना है, 2g a प्लस बी, 2 से 2 कैंसल, कितना आ गया mga प्लस बी, और यही क्या है, टोटल एनर्जी है, मतलब यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। और यही आपको मैं प्रूव करवाना चाहता था, ये है प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रट लो इसको, रट लो मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं।